Hello students, my name is Sachin. In this video we will talk about cell organelles. सेल ऑर्गेनेल्स में हम ये देखेंगे कि ये हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया है। इसकी संरचना कैसी है, इसमें कार्य क्या किस तरीके से कार्य होते हैं। हम ये पहले हरित लवक के बारे में जानेंगे। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों दोहरी संरचना वाले सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। दैट मीन्स कि इसमें एक इनर लेयर होगी और एक आउटर लेयर होगी। इनर लेयर जो आंतरिक परत जिसको बोलते हैं, और आउटर लेयर या जिसको हम बाह्य परत बोलेंगे। ये दोहरी संरचना वाली झिल्ली से घिरा होता है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग, दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग होता है। और इसके अलावा ये इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये पौधों के अंदर हरे रंग को या हरे वर्ण को प्रदान करता है, और ये पौधों के अंदर हरे रंग को प्रदान करने के साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस को भी करता है। फोटोसिंथेसिस दैट मीन्स कि ये प्रकाश संश्लेषण के लिए भी उत्तरदायी है। तो अब इसमें ये प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये होता किस प्रकार है, इसमें हम ये देख रहे हैं इन संरचनाओं को पहले समझते हैं, फिर हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी समझेंगे कि ये किस प्रकार रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कई सारे प्लेट लगी हुई हैं, और इन प्लेट्स के ऊपर कई सारे सिक्कों की तरीके से, जैसे हम सिक्के देखते हैं, इन सिक्कों की तरीके से ये कई सारी संरचनाएं एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। अगर हम एक सिक्के की बात करें तो एक सिक्का यहाँ पर, जो ये एक सिक्का है, ये एक सिक्का यहाँ पर बोला जाएगा थाइलेकॉइड, ये लिखा हुआ है। थाइलेकॉइड एक सिक्के की जैसी संरचना है। अगर इन्हीं कई सारे सिक्कों को हम यहाँ पर एक के ऊपर एक रख देंगे तो एक स्टैक बन जाएगा, एक ढेर बन जाएगा। एक ढेर बनने के बाद में एक ढेर को हम बोलेंगे ग्रेनम बोलेंगे। यहाँ पर जो एक सिक्के की संरचना है उसको हमने थाइलेकॉइड बोला, और जो कई सारे सिक्के एक के ऊपर एक रखे हुए हैं ये ग्रेनम बोले जाएंगे। जो ये ग्रेनम है, ये ग्रेनम के लिए क्या लिखा हुआ है, थाइलेकॉइड्स स्टैक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ ग्रेनम कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी कि इसके अंदर जो भी संरचना होगी इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, यानी कि जो पिगमेंट्स हैं इसके अंदर क्लोरोफिल ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। बाकी इसमें और संरचनाओं में क्या है, ये है एक सर्कुलर डीएनए। ये क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए जिसको बोलेंगे, या इसको हम बोल सकते हैं सर्कुलर डीएनए ये मुख्यतः कोशिकांगों के अंदर पाया जाएगा, और कोशिका के अंदर डीएनए गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। यहां पर हम देखेंगे ये जो एक लंबी सी प्लेट बनी हुई है, इस लंबी सी प्लेट को हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली या इंटरग्रेनम या स्ट्रोमा लैमेली क्या होती है, ये कई सारे सिक्कों को, ये जो यहाँ पर थाइलेकॉइड्स बने हुए हैं, इन थाइलेकॉइड्स को एक के ऊपर एक रखने का कार्य करती है या प्लेट देने का कार्य करेगी। इनमें इसके जो थाइलेकॉइड्स हैं या थाइलेकॉइड के अलावा जो एक ग्रेनम है, इन ग्रेनम के द्वारा जो एनर्जी बनती है एटीपी या एडीपी, तो उसके लिए स्टार्च ग्रेन यहाँ पर है, जो कि फूड स्टोर करता है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण में जो भी प्रोडक्ट्स यूजफुल होते हैं उनको ये स्टार्च ग्रेन इकट्ठा करेगा। ये एक प्रकार का स्वायत्त कोशिकांग होता है। स्वायत्त कोशिकांग यानी कि जो अपने ऊपर स्वशासित एक तरीके से होता है, स्वशासित कोशिकांग होता है। इसकी संरचना अगर हम बात करते हैं तो ये शैवालों के अंदर इसकी संख्या केवल एक होगी। शैवाल जिसको हम एल्गी भी बोलते हैं, शैवाल या एल्गी के अंदर इसकी संख्या कितनी होगी, केवल एक। लेकिन अगर हम उच्च वर्गीय पौधों में देखेंगे, उच्च वर्गीय पौधे जैसे आम, नीम, उच्च वर्गीय पौधों में हम इनकी संख्या देखेंगे तो इसकी संख्या लगभग, इसकी जो उच्च वर्गीय पौधों में जिसकी संख्या है लगभग 20 से 50 के आसपास पाई जाती है। 20 से 50 के आसपास उच्च वर्गीय पौधों में क्लोरोप्लास्ट की संख्या, यानी कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है एक कोशिका के अंदर पाए जाएंगे। एक कोशिका में, उच्च वर्गीय पौधों में एक कोशिका में इनकी संख्या 20 से 50 हो सकती है, यानी कि 20 से 50 एक कोशिका के अंदर एक
क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाए जाएंगे, लेकिन केवल एल्गी है, एल्गी यानी कि शैवाल, इस शैवाल में हम बात करेंगे तो ये केवल एक पाए जाएंगे। एल्गी या शैवाल हम मुख्यतः कैसे जानते हैं, अगर हम क्षेत्रीय भाषा में जाने तो इसको हम काई भी बोलते हैं, काई के नाम से भी जाना जाता है। तो एल्गी या शैवाल इसमें केवल एक है। उच्च वर्गीय पौधों में लगभग 20 से 50 संख्या की होती है और एक कोशिका के अंदर ये संख्या है, एक कोशिका के अंदर इसमें एक है और उच्च वर्गीय पौधों में 20 से 50 है। नेक्स्ट इसमें जो सर्कुलर डीएनए है, ये डीएनए इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, यानी कि इन कोशिकांगों का भी एक आनुवंशिक पदार्थ है जो सर्कुलर डीएनए के रूप में पाया जाएगा। इसके अंदर जो पूरा पदार्थ भरा होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, या स्ट्रोमा के अलावा इसमें हम मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हैं। और ये जेलीनुमा संरचना होती है जो इसको पोषक तत्व प्रदान करेगी। इसमें जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बने हुए हैं ये राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं इसमें 70 इस प्रकार के। हमने जाने हैं कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो 70S प्रकार के हरित लवक के अंदर राइबोसोम्स पाए जाएंगे और माइटोकांड्रिया में भी 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अगर हम इसके बारे में जाने तो इसकी खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज यानी कि हरित लवक की खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी और ये पौधों में हरा रंग प्रदान करता है। इसमें जो संरचना है, इसमें संरचना में हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये आवरण है। आवरण में हम ये देख रहे हैं कि बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण। और इसके बाद हम अंदर की ओर देखते हैं तो अंदर की ओर क्या है, ये थाइलेक्वाइड्स और ग्रेनम लगे हुए हैं। थाइलेक्वाइड्स और ग्रेनम में हमने बताया था कि एक सिक्के की संरचना क्या है, यहाँ पे थाइलेक्वाइड बोली जाएगी और अगर इसको ढेर के रूप में लगा देते हैं तो ये क्या है, ये ग्रेनम बोला जाएगा। एक के ऊपर कई सारे लगे हुए हैं तो ये ग्रेनम बोला जाएगा और एक जो है थाइलेक्वाइड बोला जाएगा। अब हम आगे की ओर देखते हैं। आगे माइटोकांड्रिया में हम पढ़ते हैं तो माइटोकांड्रिया में हम देखेंगे कि माइटोकांड्रिया ये भी स्वशासित कोशिकांग होता है। स्वशासित कोशिकांग का मतलब कि ये स्वायत्त अपनी क्रियाएं खुद ब खुद करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। इसके अंदर जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए होने की वजह से इसका आनुवंशिक पदार्थ खुद का है और ये स्वायत्त होता है, यानी कि इसके अंदर जो काम होंगे लगभग अर्ध स्वायत्त होते हैं, यानी कि अपने आप कुछ काम अपने आप कर लेगा। जो माइटोकांड्रिया है, ये माइटोकांड्रिया भी दोहरी संरचना वाला होता है। दोहरी संरचना मतलब कि एक झिल्ली और दो झिल्ली, यानी कि दोहरी संरचना इसमें पाई जा रही है। तो इसकी जो बाह्य झिल्ली है, हमने इसका 3D मॉडल लिया है। माइटोकांड्रिया का त्रिविम संरचना है। त्रिविम संरचना का मतलब ये 3D स्ट्रक्चर है। माइटोकांड्रिया की जो खोज है वो खोज किसने की थी? सर्वप्रथम कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने करने के बाद में कोलिकर ने जो खोज की थी ये कीटों की रेखित पेशियों में की थी। कीटों की रेखित पेशियों में की तो थी, लेकिन इसका नाम नहीं बताया था। तो बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं अल्टमान, और अल्टमान ने इस माइटोकांड्रिया स्ट्रक्चर का एक नाम दिया था। उस स्ट्रक्चर का नाम दिया था बायोप्लास्ट, ठीक है। और बायोप्लास्ट नाम देने के बाद में एक और वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने इसका माइटोकांड्रिया ही नाम दिया। उनका नाम होता है सी वेंडा। यानी कि यहाँ पर कितने वैज्ञानिक आ गए? पहले वैज्ञानिक थे आपके, पहले वैज्ञानिक का नाम था कोलिकर और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था, पहले वैज्ञानिक का नाम था कोलिकर, दूसरे वैज्ञानिक का नाम है कोलिकर, कोलिकर के बाद अल्टमान एंड देन सी वेंडा। कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में इसकी खोज की थी। कीटों के रेखित पेशियों में, इसकी खोज की थी माइटोकांड्रिया की। अल्टमान ने इसका नाम दिया था, नाम क्या दिया था? बायोप्लास्ट। इसको पहले शुरुआत में माइटोकांड्रिया नहीं बोला जाता था, शुरुआत में इसको बायोप्लास्ट बोला गया, जो कि अल्टमान द्वारा बताया गया। बाद में वैज्ञानिक आते हैं सी वेंडा, और ये सी वेंडा ने इसका एक्चुअल नाम दिया जिसको हम माइटोकांड्रिया के नाम से जानते हैं, माइटोकांड्रिया नाम दिया इसको। अब माइटोकांड्रिया का जो आकार है, इस माइटोकांड्रिया के आकार में हम देखेंगे तो इसकी दोहरी संरचना पाई जाती है। दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। इसमें बाह्य कला है और आंतरिक कला है। तो बाह्य कला और आंतरिक कला दोहरी होने की वजह से इसको दोहरी झिल्ली का कोशिकांग भी बोलेंगे। नाउ इसमें हम स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो इसमें भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। डीएनए जो होगा ये कैसे फॉर्म में होगा? सर्कुलर होगा। डीएनए होगा सर्कुलर। तो सर्कुलर डीएनए या वृत्तीय डीएनए इसको बोल सकते हैं। वृत्तीय डीएनए या सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। इसमें कई सारे आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं,
ये जो उंगलीनुमा प्रवर्ध है इनको ट्यूबली बोला जाता है, और इस ट्यूबली के ऊपर ये उंगलीनुमा प्रवर्ध जो होते हैं, उंगलीनुमा जो संरचना उठी हुई है, ये जैसे हम टेनिस का रैकेट देखते हैं या बैडमिंटन का जो रैकेट देखते हैं उसके आकार में पाया जाता है। इस रैकेट को या इस टेनिस नुमा रैकेट को हम क्या बोलेंगे, ये F1 पार्टिकल्स बोले जाते हैं, F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम बोले जाएंगे। और ये जो उंगलीनुमा प्रवर्ध ऊपर की ओर निकले हुए हैं इनको हम बोलते हैं ट्यूबली। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं ट्यूबली नाम लिखा हुआ है, ट्यूबली ये उंगलीनुमा प्रवर्ध के बारे में बताया गया। और ये जो इसमें जो आंतरिक परत है और बाह्य परत है, आंतरिक परत और बाह्य परत के बीच में इनर मेम्ब्रेनस स्पेस है, यानी कि जो ये स्पेस है, ये जगह जो है, इसको हम इनर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलेंगे। आउटर मेम्ब्रेन जो बाह्य परत हो गई, नाउ इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे अंदर आंतरिक परत हो गई। फिर F1 पार्टिकल्स, जो F1 पार्टिकल्स हैं, ये जो F1 पार्टिकल्स ये गोल गोल लगे हुए हैं, ये इन कणों को हम क्या बोलेंगे, F1 पार्टिकल्स बोलेंगे, जो कि ये यहाँ पर ट्यूबली या क्रिस्टी के ऊपर लगे हुए हैं। डीएनए सर्कुलर होता है, और डीएनए सर्कुलर होने के साथ साथ इनके अंदर कुछ इंक्लूजन्स पाए जाते हैं, इंक्लूजन्स पाएंगे। और इसमें जो चिपचिपा जेली जैसा पदार्थ होता है जो पूरे माइटोकांड्रिया के अंदर भरा होगा, इस माइटोकांड्रिया के अंदर भरे हुए पदार्थ को मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर हमने एक क्रिस्टी को लेकर के ये एक यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने समझाने की कोशिश की है। इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे ये जो ब्लैक कलर से लाइंस बनी हुई है ये बाह्य संरचना है माइटोकांड्रिया की, और ये आंतरिक संरचना है रेड कलर से। तो यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन जिसको हम बाह्य कला बोलेंगे, और इनर मेम्ब्रेन जो आंतरिक कला है। इसमें ये जो पार्टिकल्स लगे हुए हैं, इन्हीं पार्टिकल्स को अभी हमने बताया था F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम बोले जाते हैं। और जो ये अंदर का स्पेस है ये इनर ट्यूबली स्पेस बोला जाएगा। अंदर का स्पेस या अंदर का भाग क्या है, ट्यूबली है, जिसका जो स्पेस या अंतरावकाश है उसको हम इनर ट्यूबली स्पेस बोलते हैं। इसी तरीके से ये इसमें क्रिस्टी की संरचना कंप्लीट होती है। क्रिस्टी में किस में पाई जा रही है, माइटोकांड्रिया में पाई जा रही है। अब हम बात करते हैं इसके कार्य की। तो माइटोकांड्रिया क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करेगा, और ये ऊर्जा के सिक्कों की तरीके से कोशिका के अंदर काम करते हैं। एटीपी का निर्माण होने के कारण ये ऊर्जा को लगातार बना रहा है कोशिका के अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम कोशिका का ऊर्जा घर भी बोलते हैं। लगातार ये क्या कर रहा है, लगातार ये ऊर्जा को बना रहा है, एटीपी बना रहा है, तो इसलिए हमने इसको ऊर्जा घर भी बोला या पावर हाउस ऑफ द सेल बोला। सो इस तरीके से हमने ये जाना कि ये माइटोकांड्रिया है, ये किसमें मुख्य रूप से किस क्रिया में काम करता है। ये मुख्य रूप से जब शोषण हो रहा होता है तब ये मुख्य रूप से कार्य करेगा। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है यानी हरल लवक, ये काम करता है जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा होता है, तब ये मुख्य रूप से कार्य करते हैं। सो इन दोनों कोशिकांगों के बारे में और कुछ जानना हो तो आप लोग कमेंट छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।